घर में छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी बच्चा समझकर उसे गले लगा लेती। वो रोज रात मेरे कमरे में आता और खूब बातें करता। जब मेरे पति रात को घर आ जाते थे तो वो अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घरवाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया और जो मेरे देवर ने किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ मेरी शादी को अभी 2 दिन हुए थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में ले आई। 15 साल का अमन कुछ शर्मा शर्मा मेरे सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी धीरज के साथ मंगनी हुई है तब से मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन झटपट की मंगनी और 2 महीने के अंदर की शादी ने तो मुझे बौखला कर रख दिया था। अभी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है, मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया था। अमन काफ़ी शर्मीला सा लड़का था। अब भी मेरे सास के पीछे छिपा उनके पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेट रहा था और चोर नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़कियों के कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर इस बात पर सिर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। धीरज की 2 छोटी बहनें थीं। उनसे छोटा मेरा देवर अमन था। धीरज बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे और ससुराल वाले भी बहुत मोहब्बत करने वाले थे। देवर को छोटा भाई समझकर मैंने पहले उससे बात करनी शुरू की थी। वो तो था 15 साल का, लेकिन भरे बदन और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वो मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी वो बिना हिचकिचाए आता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी हुई रंगत देखकर ना जाने कुछ शक होने लगा। ऐसा वो क्या कर देख रहा था जो मुझे देखते चैनल बदल दिया और अब घबरा रहा है, जैसे कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से थोड़ा सा हड़बड़ा गया और ना में सर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो लगाओ। उसे नज़र झुका के चैनल लगाया जो वो देख रहा था। मैंने देखते अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सन्न हो गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से अमन की तरफ देखा और बोला, तुम ये देखते हो टीवी पर? मैं रात को तुम्हारे भाई को बता दूंगी। वो मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया। मना करने के अंदाज से सर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, ये देखकर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? कितनी डरावनी शक्ल सूरत देखते हो तुम। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई। उसने मुझसे तुरंत माफ़ी मांग ली और कहने लगा, अब कभी नहीं देखूंगा। मुझे मेरा ससुराल सीधा साधा लगता था। नंद भी मेरे साथ प्यार से रहती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये सारी खुशी सिर्फ एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जो सोचकर एक औरत को डर से काटने को मजबूर कर दे, जिसकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाएं जिनको सुनाई मौत के बराबर हो। मेरे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसीलिए मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते और जब मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहते कि तुम छोटी हो, हम दोनों में तुम्हारा क्या काम।
मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे अमन को देखकर मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों के नज़रों में कुछ नहीं थी, इसीलिए मुझे लगा कि वो भी ऐसे ही महसूस करता है, क्योंकि मेरे दोनों नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वो एक दूसरे के साथ साथ ही रहती थी, इसीलिए मैं नंदों से ज़्यादा अमन की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी, उसके साथ खेल भी खेल लेती थी, ताकि जो तकलीफ़ मैंने सही है वो अमन से है। एक दिन वो मेरे कमरे में आया तो धीरज के आने का वक्त था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहन के मेकअप कर रही थी। जब अमन मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा, फिर मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई और कहने लगा, अब ये लगाइए, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से लिपस्टिक ये सोचकर पकड़ ली कि छोटे से बच्चे का दिल क्यों तोड़ो, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहते हुए आहिस्ता से मेरे गले लग गया। पहले तो मैं उसकी इस हरकत से हड़बड़ा गई थी, मेरा दिल थम सा गया था। मैंने फौरन उसे खुद से पीछे कर दिया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप अपनी बहनों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपको मेरा प्यार करना बुरा सा लग गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने गर्दन झुकाकर बड़ी शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी, अपनी सोच छोटी लगने लगी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग गया था और मैं कितना गलत सोच बैठी थी, कितना बहरहम से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मैं कैसे बदली। आज है भाई बहन वाले प्यार को धुतकार देती हूँ। मैं खुद से शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी, इसीलिए अगले दिन मैं उसके साथ पहले जैसे ही पेश आने लगी। अब वो पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता, मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे कहता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन एक बात सच है कि खाली समय एक इंसान का खुला दुश्मन है। और मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था, वो छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता है, बड़ी बहन समझता है, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में तो मैं दुबली पतली सी थी, वो मेरे साथ खड़ा रहता तो कद में मुझसे 2-3 बड़ा ही लगता था। एक दिन स्कूल से घर आया था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। उसी किचन में आया और मेरे साथ काम करने लगा। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं किचन की गर्मी में रोटी बनाते वक्त पसीने से भीगी हुई चूल्हे के सामने खड़ी थी। अमन, पीछे खड़े हो, मुझसे मुझसे दिख नहीं रहे हो, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं ऐसे टोका तो पीछे हट गया। कहने लगा कि आपकी हर वक्त इतना काम करती रहती हो, कभी तो काम से छुट्टी लिया करें। उसने बात को बदल दिया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर एक इंसान के दिल में घर कर जाऊँ। यही कारण था कि मैं अपने गुस्से को भी निकल जाती थी। इसीलिए अमन की इन हरकतों पर नाराज़ होने के बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहने लगी, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं ज़रूर छुट्टी करूँगी और फिर वही काम करेगी। मेरी इस बात पर कहने लगा कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना। मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहते हुए वो आंखों में बड़े गौर से देख रहा था, फिर अचानक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए ना जाने किस मकसद में था कि पहली बार मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस नहीं लगती थी। मेरे पूरे शरीर में कुछ सनसनी सी दौड़ने लगी, मेरी हालत कुछ अजीब सी होने लगी और मैं अपना दुपट्टा फैलाकर संभालने लगी। मुझे उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वे अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लेकर मेरे चेहरे पर आए, पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हट गई। फिर वो बोला, मेरा बस चले तो मैं आपसे कभी भी काम ना करवाऊँ, रानी बनाकर रखूँ, इतनी अच्छी लगती हैं आप मुझे। मेरे दिल की धड़कनें मानो किसी तेज रफ्तार घोड़े के माफिक बेकाबू हो गई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी धीरज ने भी नहीं की थी। वो एकदम से मुझसे पीछे हट गया, उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। वो कहने लगा कि आप मेरी बहनों से भी कुछ
काम करवाया करें। और नवाब हैं, मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती हैं और दोनों बहनें बैठकर टीवी देखती रहती हैं। बात को बदलने में शायद माहिर था। अपनी बात करने का अंदाज भी 1 मिनट में बदलता था। मैं अमन की बातों में उलझने लगी थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकल गया तो मैंने सुकून की सांस ली। कुछ दिन तो मैं उससे डरती रही, मुझे उसकी नज़रें चुभने सी लगी थी। मैंने एक बार धीरज से कहा कि अमन बड़ा होता जा रहा है, उसे बैठने उठने का ढंग होना चाहिए। किसी के साथ कैसे रहते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जैसे माँ के गले लग जाता है वैसे मेरे भी गले लग जाता है। धीरज, मुझे ये सब बुरा लगता है। मैंने ये बात धीरज से इसलिए की थी कि वो अमन को समझाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरी बन जाऊं। अगर अमन को डांटती तो ज़रूर सास और नंद को डांटने की बात कहता, फिर तो यही समझा जाता कि मैं घर वालों के मन में नफ़रत पैदा कर रही हूँ। हाँ, अगर धीरज अमन को मना करते तो ज़रूर किचन में आना बंद कर देता, क्योंकि बहू के बदले से रवैये को ससुराल में सब चार आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए ये सब कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसीलिए सारी बातें धीरज को अमन को समझानी चाहिए थी, लेकिन धीरज तो मेरी बातें सुनकर हंसने लगे, कहने लगे तुम भी ना अजीब बातें करती रहती हो। अरे इतना सा बच्चा है वो, तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है और तुम हो कि बात को कहाँ लेकर जा रही हो। धीरज ने इस बात को आम समझकर छोड़ दिया। मैं यही सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसको छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें और बातें अजीब सी होती हैं। ये बात तो माँ भाई बहन को समझानी चाहिए थी कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना ज़रूरी होता है। ये बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही। वो भी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम हो इतनी अच्छी, धीरज के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए। मेरी तो यही दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास ने इस बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया। मैं चुप की चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति ने इस बात को हल्के में लेने का परिणाम बहुत बुरा था। मैंने खुद से सोच लिया था कि मैं खुद से अमन से फासला कायम रखूंगी। मैंने अमन के कमरे में जाना छोड़ दिया, उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं तो। कहने लगा, फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा बस आजकल काम से ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए। मेरी बात सुनकर मुझे गौर से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर जो काला तिल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि उसे देखता रहूं। मैंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, बुरी बात है, बहनों से ऐसे बात नहीं करते, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वो संभल सा गया और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ सुस्त सी थी और चक्कर भी आ रहे थे। जब धीरज मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी। सब मेरे बहुत ख्याल रखने लगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी। अब किचन का सारा काम मेरी दो नंद और सास संभालने लगी। मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरी सास पति और नंद रिश्तेदार की शादी में जाने को तैयार थे, लेकिन शादी दूसरे गांव में थी। डॉक्टर ने मुझे सफ़र के लिए मना किया था और अमन ना जाने क्यों एग्ज़ाम की बात करके घर पर रुक गया। कहने लगा कल स्कूल में एग्ज़ाम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं अपने माँ के घर जाने का सोच रही थी, मगर अमन की वजह से सास ने मुझे कहा रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही ख़त्म हो जाएगी। मैं यही चाहती थी कि बहू होने का फ़र्ज़ जितना हो सके उतना मैं अदा कर सकूं, इसीलिए मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी।
फिर धीरज और सास भी शादी से निकलने वाले थे कि अचानक से बारिश के काले बादल रात को और भी अंधेरा करके ऐसी तूफानी बारिश शुरू हो गई कि धीरज ने कहा कि हमारे यहाँ से निकलना नामुमकिन है, हम सुबह पहुँच पाएंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि अमन को बादलों की गरज और तेज बारिश से बहुत डर लगता है, अकेला डर ना जाए इसीलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भला उसे अपने कमरे में क्यों सुलाने लगी। मैंने कहा धीरज इतना तो छोटा नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे अमन को अपने कमरे में सुलाना ठीक नहीं लग रहा था। धीरज इस बार गुस्से में बोले, ये क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की रट लगाती रहती हो। बच्चा ही है, उसकी सोच बच्चों जैसी ही है मेरे साथ। कृपया करके बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वो करो। धीरज ने फ़ोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर अमन को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेटकर सो गई। रात को न जाने कौन सा पहाड़ था, जब बादल इतने ज़ोर से गरजने की जैसे कहीं बिजली गिर गई हो। मैं भी डर के मारे उठकर बैठ गई थी। साथ में लाइट भी चली गई और अचानक मेरा दरवाज़ा इस तरह ज़ोर से खटखटा कि मैं डर के मारे उलझ कर रह गई। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं अमन हूँ। अमन भाभी जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंधेरे में अंदाज़ा लगाते हुए दरवाजे तक पहुँची। मेरी कमर में तकलीफ़ थी और कुछ दिन से मैं कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़कर अमन डरा हुआ सा खड़ा था। कहने लगा मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। फिर धीरज ने भी कहा था कि उसे अपने कमरे में सुला देना। वो इस वक्त एकदम डरा हुआ सा लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा मुझे डर लग रहा है। ये कहकर मेरे गले लग गया। इस वक्त हाथ से ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाया कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं समझ रही थी कि मुझसे महसूस होने लगा कि उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए मजबूत होने लगे थे। मुझे लगा कि डर के मारे उसने मुझे माँ या फिर बड़ी बहन समझकर मुझे पकड़ रखा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरे कमर पर अजीब तरीके से चलने लगे। मुझे झटका सा लगा। उसकी पकड़ और मेरे कमर पर उसकी चलती हुई उंगलियां मुझे और कुछ समझा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे वजूद पर अंगारे सुलगने लगे हैं। मैंने उसे धकेल कर खुद से अलग किया। तभी अचानक से लाइट भी आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान थम चुका हो। मैंने अमन की तरफ देखा तो उसका बर्ताव बदला हुआ सा लगने लगा। जरा सा भी डरा नहीं लग रहा था। मैंने कहा अब जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान भी थम चुका है। लेकिन अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक थमा नहीं है। एक बार थम जाए तो चला जाऊं। उसकी बातें सुनकर थम सी गई। वे कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी हरकतें कुछ भी बचकानी नहीं थी। वे मेरे करीब आने लगा। अमन तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? होश में तो हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसे बात नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, कहाँ से बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप तो मुझे देखते अच्छे लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके साथ मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातें मेरे कानों में पड़ रही थी। कोई मेरे कानों में गर्म पिघलता शीशा डाल रहा था। अमन, मैं और एक आवाज़ वाले मर्द में फ़र्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो माँ जैसी भाभी पर नज़र रखते हो? मैं चिल्लाकर बोली, लेकिन वे बिना डरे
मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा कब था? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने कई बार आपको बताया भी। आप शायद भूल रही हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं उसके आगे बेबस लग रही थी। मैं पेट से भी थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरा रोना उसके आगे, बेबसी के हाथ फैलाना, इनकार करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया। वे रात मेरे लिए काली रात बनकर आई थी। उसने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी थी। मैं दुख में बहुत रो रही थी। अमन बड़ी ठिगाई से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से कुछ भी कहा तो होने वाले अंजाम के आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी। उस वक्त मैं दो तकलीफ़ों को सहन कर रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था और दूसरी मेरी रूह कांप उठी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल के मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से उसे कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात धीरज को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी। तुम जैसे कमीने को बच्चा समझते हैं। वो मेरी इस बात पर घबराया नहीं, बल्कि कहने लगा कि आप ये शौक़ पूरा करके भी देख लें, लेकिन आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं इस घर का बेटा हूँ। मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपने आप को बचाना चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखें। मैंने नफ़रत से उसकी तरफ देखा तो कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मन में ख्याल आया कि किचन से तेज़ धार वाला चाकू लेकर अमन को जान से मार दूं। देवर और भाभी के रिश्ते के दरमियान की लकीर को उसने मिटा दिया था। डोरबेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने धीरज, मेरे सास और नंद खड़ी थी। मैं धीरज के गले लगकर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं दर्द से तड़पने लगी। धीरज परेशान से हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो धीरज मेरे पास बैठे थे और मेरे सास मेरे सर के पास बैठी थी। वो कहने लगी, बहू, जब तुमसे कहा था कि आराम करना है तो क्यों घर के सारे काम कर रही थी? खाना तो बना कर गए थे। देख लिया तुम्हारे काम करने का नतीजा। भगवान ने तुम्हारे बच्चे को बाल बाल बचाया है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ अमन ने बोला था कि मैं घर के काम कर रही थी। मैं रोने लगी और बोली, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे नंदे अमन के साथ अंदर आ गईं। अमन शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझाया था कि भाभी बहुत बहादुर होंगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकली। बारिश इतनी गहरी की रात भर मुझे इन्हें संभालना पड़ा। अब भी सब लोग उनकी बात को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर धीरज को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने धीरज को सब सच बताया तो धीरज ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। कहने लगा, तुमने मेरे छोटे और मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है, उसे तो इस बात का कुछ पता भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। मेरे दिमाग में इस बात को निकाल दो कि मैं तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहूँगा। मैं तुम्हें सच्चा कहकर अपने परिवार से अलग नहीं हो जाऊँगा। अगर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्ज़ाम लगाने वाली? फटी फटी आंखों से धीरज की तरफ देख रही थी। क्या वो यही धीरज थे जो कभी मुझसे मोहब्बत करते थे? ये फिर उनकी मोहब्बत इसीलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की हरकत हंसकर बर्दाश्त करती थी? मेरे घर में क्या जगह थी ये आज मालूम पड़ गया था। मैंने जो अब तक किया था वो सब बेकार हो गया। उन्हें कभी भी मेरी इन बातों पर भरोसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर ज़्यादा भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला किया।
धीरज ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे बैग उठाए हुए देखते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। धीरज उल्टा माँ से कहने लगे, जाने दे उसे। उसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है। मायके जाकर शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाए। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ये ना तो कोई पति पत्नी के बीच होने वाली आम लड़ाई थी और ना ही कोई आम बात थी जिसे मैं भूल कर बैठी रहती। मैंने रिक्शा पकड़ी और अपने मायके आ गई। मैंने अपने माँ पिताजी को इस घटना के बारे में बता दिया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होने के बाद भी इन बातों को समझ नहीं सकती। जब अकेले रहते हो तो अजनबी यानी कि गैर मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो अपना देवर भी क्यों ना हो। देवर को अपने करीब रिश्तेदार समझकर कभी भी तन्हाई में उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। देवर और भाभी के बीच में एकांत में होने वाली मुलाकात बाद में तकलीफ दे जाती है। तुमने कैसे उसे करीब आने दिया? मेरी माँ मुझसे कहने लगी, जब तुम इस बर्ताव में कुछ अलग महसूस हो रहा था तो तुम्हें शुरू से उससे दूरी बना के रखनी चाहिए थी, वरना जो बात तुम मुझे बता रही हो वो पहले कहती तो मैं तुम्हें समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए था। तुमने तो रात अपना घर बर्बाद कर लिया। अपने घर वालों को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ खो चुकी हो। मेरी माँ भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी, पर क्या सिर्फ मेरा कसूर था? मैंने तो धीरज से भी बात की थी और अपने सास से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और दोनों के बीच फासला भी ज़रूरी होता है। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। वो अमन था। कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाइए। मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। असल में मुझे मेरे दोस्त गंदी फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते हुए देखा था तब मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि वो गंदी फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज़ें देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए और वापस लौट आए। मैंने कहा, जो तुमने किया वो गलती नहीं, गुनाह था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है जो तुम्हारे दिन भर की हलचल पर नज़र नहीं रखते और आंखें बंद करके तुम बच्चा समझ बैठे थे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी, मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहकर मैंने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। मुझे बेटा हुआ और मैंने धीरज से तलाक ले लिया। ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है दोस्तों। ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई इंसान ऐसा ही होता है जो देवर और भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को नहीं समझता। धन्यवाद दोस्तों।